नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी शेयर करूँ। और मेरा प्रयास है कि अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है तो मैं उसका इसी माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूं। तो आज मैं जो आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूं वो कहीं ना कहीं सबके दिल को छूती है। और हम लोग जो हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में अगर हम देखें तो इस समस्या से परेशान हैं। लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब ये जो समस्या है वो आ रही है, वो इसको हम बोलते हैं मानसिक अवसाद। मानसिक अवसाद में क्या होता है कि हम लोग कभी भी आप किसी भी सोसाइटी में मिलिए, लोगों के साथ मिलिए, तो कहीं ना कहीं आपको इससे परेशान लोग दिख जाएंगे, नज़र आ जाएंगे। और ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं हमें टेंशन हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं और ज्योतिष के माध्यम से भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसके लक्षण शेयर करूंगी। लक्षण के बाद मैं बताऊंगी कि ये क्यों होता है और ज्योतिषीय कारण भी बताऊंगी कि क्यों ज्योतिष में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से ये हम लोगों को डिप्रेशन, टेंशन, अवसाद हो जाता है और गहराइयों में हम चले जाते हैं। और कभी कभी इतने ज़्यादा अवसाद में चले जाते हैं कि हम कोई ना कोई गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, जिससे हम लोगों को तो मतलब जो भी ये स्टेप उठाता है उसको तो कुछ नहीं है, वो तो एक बार स्टेप उठा लेता है, बाद में कितने लोग परेशान होते हैं वो भी बड़ा हमारे जो आज के समाज में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको किस तरह से दूर दूर करें। तो क्या है कि जिन लोगों को ये डिप्रेशन होता है, मानसिक अवसाद होता है, उन लोगों के कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो उनके व्यवहार में क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले हम ये कर लें। तो उससे क्या हम लोग प्रयास करें कि किसी भी तरीके से वो जो इंसान है जिसको ये परेशानी है, अवसाद है, वो उसमें ज़्यादा ना जा पाए और उनको प्रोत्साहित करके उन चीज़ों को उससे दूर करें, जिससे कि वो भी एक खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करे। तो इसके जो सबसे ज़्यादा लक्षण क्या होते हैं, क्या है कि इंसान के अंदर जब भी इंसान के अंदर ये परेशानी आती है, अवसाद, डिप्रेशन, तो वो क्या उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो उनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज आता है, वो इंसान अपने आप को असहाय महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, सोसाइटी में भी बैठे होंगे और लोगों को बात करते हुए भी देखते होंगे, तो कभी तो लोग बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे साथ क्यों नहीं ठीक होता, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के नकारात्मक विचार उसके जीवन में आ जाते हैं और वो अवसाद में अगर वो उसको प्रोत्साहित ना किया जाए, प्रोत्साहन ना मिले, तो वो गहरे अवसाद में चला जाता है। हमें उसको दूर करने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि इसके कारण क्या हैं, हम ये देखें कि इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है अवसाद। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की दिनचर्या बिल्कुल चेंज हो जाती है। दिनचर्या चेंज होती है तो उसमें क्या होता है कि जिस इंसान को डिप्रेशन है, जिस इंसान ये चीज़ें फेस कर रहा है, उसका लाइफस्टाइल ही काफ़ी चेंज हो जाता है। उसका सोने का, उठने का, बैठने का समय बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिस वक्त वो कभी भी या तो दिन में काफ़ी देर तक सोता रहेगा, पूरी रात जागता रहेगा और उसकी दिनचर्या जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और उसका दूसरा जो लक्षण है, कभी भी आप देख लीजिएगा कि जिन लोगों को अवसाद होता है उनके खाने पीने के भी आदतें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। उनके खाने पीने की आदतें, या तो उनको इतनी भूख लगती है कि उनको पता नहीं चलता, वो कितना भी खाते चले जाते हैं, या फिर उनका खाने से बिल्कुल अनिच्छा हो जाती है, उनको खाना अच्छा ही नहीं लगता। ये दो चेंजेस भी उनकी लाइफ में आ जाते हैं। खाने पीने के आते भी उनके, अगर हम देखते हैं किसी को भी अगर हम देखते हैं, वॉच करते हैं, तो पता चल जाता है कि इस इंसान को डिप्रेशन है, कि उसके खाने पीने की जो आदतें हैं इस तरह से चेंज हो गई हैं। साथ ही साथ क्या है कि रोज़मर्रा के कार्य भी जो होते हैं, रूटीन के कार्य भी होते हैं, अपने स्वयं के भी कार्य होते हैं, अपने स्वयं के
जैसे कि अपने अपने जो काम करने होते हैं उनकी तरफ से भी उसकी अरुचि हो जाती है और उसको लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा। अपने छोटे छोटे से काम होते हैं, जैसे उठना है, अपना फ्रेश होना है, अपना खाना खाना है, उसमें भी वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है और लगता है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं है कि मैं अपने छोटे छोटे खुद के काम भी खुद से कर पाऊँ। तो ऐसा उन लोगों के साथ में होता है। साथ ही साथ ये है कि उनका जो हमेशा ना उनका चेहरा जो है निस्तेज सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर से ग्लो ख़त्म हो रहा है, असहाय से महसूस होंगे और हमेशा लगेगा कि बिल्कुल वीक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। ये चीज़ें उनके साथ में हम लोगों को नज़र आ जाती हैं और ऐसे साफ पता चल जाता है कि ये इंसान जो है टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ऐसे इनको वॉच कर, इनको समझना देखना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि अगर इस तरह के लक्षण वाला इंसान हमारे साथ में सामने मिले या हमारे को सोसाइटी में मिले या हमारे रिश्तेदारों में, मित्र मंडली में भी हो, तो हम उसका डिप्रेशन, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें तो हम समाज के लिए एक बहुत अच्छा योगदान दे देंगे। और इसकी क्या है कि उसका जो व्यवहार है, अचानक से वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको छोटी छोटी बातें भी अच्छी नहीं लगती, इरिटेट हो जाएगा, बिना बात पे गुस्सा भी करने लगेगा, जिस बातों पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए उसके ऊपर भी वो गुस्सा करने लगता है। अवसाद जिसको होता है, टेंशन जिसको होती है, वो इंसान के ये लक्षण होते हैं। साथ ही क्या है कि उसके उसके अंदर एक चेंज और आ जाता है। कभी कभी जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है तो उनका जो अपना व्यवहार है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। या तो वो बहुत ज़्यादा किसी भी व्यसन में चला जाता है, व्यसन में यानी कि वो बहुत ज़्यादा शराब पिएगा, जुआ खेलेगा या और भी कोई ऐसी हरकतें करेगा, नशे का आदी हो जाएगा। वो भी डिप्रेशन का ही एक बहुत बड़ा लक्षण है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब उसका मन करेगा, अवसाद में है, टेंशन में है, लोगों को देख के परेशान हो रहा है, तो वो कभी ड्राइविंग पर चला जाएगा, ड्राइविंग पर भी जाएगा तो बहुत रैश ड्राइविंग करता है। उसके अंदर इतनी पेशेंस ही नहीं रहती कि वो सामने वाले की भी सुरक्षा करे और अपनी भी सुरक्षा करे। ये ज़्यादातर डिप्रेशन वाले लोगों का होता ही है और ये तो आप आजकल देख भी रहे हैं कि किस तरह की ड्राइविंग हो रही है। तो हमारा जो प्रयास है कि वो हमें समाज को सुधारने की ज़रूरत है। और उनको कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ध्यान लगाना चाहें, कोई काम करना चाहें, उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते और उसको हमेशा बिगाड़ देते हैं। काम बीच में शुरू किया, बीच में छोड़ के उठ गए और फिर छोड़ दिया, मेरे बस का नहीं है, मेरे से ये नहीं होगा। ये सब चीज़ें भी उन लोगों के साथ में होती हैं। साथ ही अब हम ये देखते हैं कि इसका ज्योतिषीय कारण क्या है। हमारे प्लेनेट कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे ज्योतिष में, हमारे ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं। तो चंद्रमा की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जो है हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर काबू रखता है और जब मन मस्तिष्क के ऊपर काबू रखता है तो वो हमेशा, अगर चंद्रमा हमारा अच्छा है तो हम हमेशा खुश रहते हैं और खुश रहते हैं तो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। चंद्रमा अगर हमारा दूषित हो गया तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से चंद्रमा दूषित हो जाता है। कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से चंद्रमा जो है अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता। चंद्रमा अगर दोस्तों के साथ बैठे, तो कूल प्लैनेट्स के साथ बैठे, तो वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। कि चंद्रमा क्या है कि अगर ये किसी सॉफ्ट ग्रह के साथ बैठे, उस क्रिएटिव ग्रह के पास साथ में बैठे, तो इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और ये लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। परंतु अगर क्रूर ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो अपनी जो पावर है, अपनी जो काबिलियत है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और चंद्रमा जो है, अगर हमारे विचार को इंसान दबा के रख दिया जाए, हमारे को प्रेशर में डाल दिया जाए, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में बांध लेते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में कहीं भी चंद्र और शनि की युति हो रही है तो हमारा चंद्रमा जो है वो दूषित हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा जो है किसी भी चीज़ को स्प्रेड करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और अगर चंद्रमा, उसकी जिज्ञासाएँ, उसकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं,
चंद्रमा जो है लक्ष्मी का कारक है, और शनि जो है हर चीज़ को संकुचित करता है, बांध के रखने की कोशिश करता है। चंद्र और शनि की युति हो जाए तो हमारा चंद्र दूषित हो जाता है, और ऐसे लोगों के अंदर जो है थोड़ा सा अवसाद, डिप्रेशन, और जब वो खुल के परफॉर्म नहीं करेंगे तो परेशानी का सामना उनको करना ही पड़ेगा, और वो करते हैं। तो वो क्या है कि चंद्रमा अपने ऊपर किसी भी तरह की बंदिश बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरा जो कारण है, दूसरा जो प्रमुख ग्रह है वो है केतु। अब क्या है कि चंद्रमा जो है भौतिक जगत में रहने वाला प्लैनेट है, और केतु जो है आध्यात्मिक जगत में रहने वाला प्लैनेट है। चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, एक्सट्रीम लेवल पे सोचता है। केतु भी सोचना तो चाहता है, परंतु उसके साथ में क्या है कि केतु के पास तो सिर्फ धड़ है, मस्तिष्क नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मस्तिष्क के ऊपर जोर नहीं दे पाता। और चंद्रमा की और केतु की युति हो जाए तो चंद्रमा दूषित हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होता है कि अब जब ये बिना सिर का प्लैनेट किसी के साथ में बैठ जाए तो वो हमेशा प्रेशर में रहेगा, दूसरी दुनिया में खोया रहेगा, वास्तविक जीवन से, वास्तविक लोगों से वो बहुत दूरी बना लेता है, और पता नहीं ऐसा लगता है कि कौन सी दुनिया में खोया है। वास्तविकता से दूर रह के वो कार्य करता है, और कहीं ना कहीं वो उलझा हुआ ही रहता है, और दुनिया को ये भ्रम समझता है कि दुनिया तो बेकार है, बेमानी है, और यहाँ पर सिर्फ मोह माया है, इससे दूर रहता है। परंतु होना क्या चाहिए कि जब हम दुनिया में आते हैं, और दुनिया में आने के बाद हम कुछ कर्म लेकर आते हैं, और अगर हम उन्हीं से दूर हो जाएं, उन्हीं से मुंह फेर लें, तो हमारा जीवन ऐसा लगता है कि जैसे व्यर्थ सा हो गया है। तो चंद्रमा और केतु की युति जो है भ्रम पैदा करता है, और कहीं ना कहीं अवसाद के, कभी ना कभी अवसाद के उसमें चला जाता है। उसका किसी भी तरह से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है लोगों के बीच में से, और मन करता है कि मैं इस भीड़ भाड़ को छोड़ के कहीं अलग चला जाऊं। ऐसा उनके साथ में होता है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है चंद्रमा और राहु की युति का। क्या है कि चंद्रमा भौतिकवादी है, उसको बहुत ज़्यादा सारी जिज्ञासाएं हैं, और साथ ही साथ जो है राहु जो है वो बहुत ज़्यादा कुशाग्र है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और वो जो है उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक है। अगर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, और महत्वाकांक्षा की पूर्ति में कहीं से भी परेशानी आ जाती है, हमने अभी सोचा कि हमारे और साथ पे ये हो जाना चाहिए, और राहु और चंद्र जो हैं उनको क्विक एक्शन चाहिए, ज़रा सी भी देर इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और ऐसे लोग अगर अवसाद में चले जाएं तो अपने जीवन के साथ भी ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा खिलवाड़ कर लेते हैं। और जब हमें जीवन मिला है तो हमारे को कोई हक नहीं है कि हम समय से पहले इसे ख़त्म कर लें। तो चंद्रमा और राहु की युति अगर ऐसी हो जाए तो कभी कभी ये लोग जो है, जब महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, हमारे जीवन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, और क्या है कि एकदम से हम आक्रोश में आ जाते हैं, तो हम कोई स्टेप भी उठा लेते हैं। कभी कुछ नक्षत्र भी ऐसे होते हैं जो हमारे को इस अवसाद में ले जाते हैं। चंद्रमा अगर इन नक्षत्रों में बैठा हुआ हो तब भी हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा है अशुभ नक्षत्र में, अगर हम देखें तो अश्लेषा नक्षत्र है, इसको गंडमूल नक्षत्र भी बोलते हैं, बुध का नक्षत्र है। हालांकि चंद्रमा की ये अपनी राशि है, परंतु इस राशि में अगर चंद्रमा हो, इस राशि में चंद्रमा हो, अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक को भी अवसाद कई बार हो जाता है। साथ ही साथ क्या है कि भावनात्मक रूप से ये लोग जो हैं अशांत हो जाते हैं, और जब भावनात्मक रूप से अशांत हो जाएंगे तो इनका अपने क्रियाकलापों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। साथ ही साथ क्या है कि विशाखा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, तुला राशि के विशाखा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है दूसरों से ईर्ष्या की भावना हो जाती है। और दूसरों से ईर्ष्या की भावना भी अगर हमारे अंदर आ जाती है तो अवसाद होने का, डिप्रेशन होने का, टेंशन होने का कोई बहुत बड़ा रोल किसी को अदा करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली ही हमारे मन में जो है डिप्रेशन या तनाव हो जाता है। और अगर हम देखें, अब अवसाद से बचने के लिए अगर हम देखें तो चंद्रमा और गुरु की युति हो जाए तो ऐसा इंसान जो है, इसके साथ में गुरु की युति हो जाए तो ऐसा इंसान काफ़ी हद तक टेंशन से, डिप्रेशन से बच जाता है।
क्योंकि बृहस्पति के अंदर जो है सोचने समझने की ताकत बहुत ज़्यादा है, और वो हमेशा चंद्रमा को जो डायरेक्शन देता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। और अगर वो आध्यात्मिक भी हो जाता है तब भी उसका जो मन मस्तिष्क है वो काफ़ी कूल और शांत रहता है, और वो काफ़ी अवसाद से निकल पाता है। इसको ये चीज़ों जो है हमें गुरु जो है हमें प्रेरणा भी देता है, और अगर हमारे को सही गाइडेंस मिल जाए तो हम अवसाद से निकल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ज्योतिष में देखते हैं कि कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे इंसान को अवसाद ना हो, टेंशन ना हो। अब देखो, अगर कुंडली में ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज़ें होंगी होंगी, क्योंकि ये चंद्रमा का कनेक्शन है। तो महीने में एक बार इंसान को इस तरह का डिप्रेशन हो जाता है, जैसे कि चाहे अमावस्या के आसपास हो, जब चंद्रमा बिल्कुल निष्क्रिय सा हो जाता है, नज़र नहीं आता, या फिर ये पूर्णिमा के आसपास हो जब ज्वार भाटा आता है, ये इनमें से किसी भी समय पर होता है। तो आज हम ज्योतिषीय उपाय भी देख लेते हैं कि कैसे क्या उपाय किए जाएं जिनसे इंसान जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करे और इस टेंशन से, डिप्रेशन से मुक्त हो पाए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है तुलसी की पूजा। तुलसी जो है जीवन शक्ति देने वाली है, और ये हमारे जीवन में एक संचार करती है, पॉजिटिविटी लेकर आती है, नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करती है। अगर हम तुलसी की पूजा करेंगे, रेगुलर तुलसी को जल चढ़ाएंगे, तो हम अवसाद से काफ़ी हद तक मुक्त हो सकते हैं। अगर हम तुलसी के बीड्स की माला यानी कि तुलसी के मनकों की माला भी अगर हम पहन लें, तो हमारा जो हमारे कोई भी नेगेटिव ऑरा जो है, नेगेटिव चीज़ जो है, हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और हम टेंशन से, डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। साथ ही साथ हम एक काम और कर सकते हैं कि रात को चांदी के बर्तन में पानी रखें। रात को चांदी के बर्तन में पानी रखेंगे तो वो उसकी पूरी एनर्जी ले लेगा, और सुबह सुबह अगर हम उसका सेवन करेंगे तो हमारे मन को, मस्तिष्क को काफ़ी हद तक शांत करेगा। और जब हमारा मन और मस्तिष्क शांत होगा तो हम और हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो हम जो है इस तनाव से, डिप्रेशन से काफ़ी हद तक दूर हो पाएंगे। अगर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव तो क्या है कि एक ऐसा रूप है, अगर हम नियमित शिव जी को जल चढ़ाएं और इनके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, इनके अंदर कोई प्रलोभन नहीं है, कोई अग्रेशन नहीं है, और ये हर नकारात्मक चीज़ को पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो शिव जी की आराधना से भी हम काफ़ी हद तक अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो हमारी भी ऑरा उस वाइब्रेशन से क्लीन होती चली जाएगी, और हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा। शुक्ल पक्ष में, अगर हम शुक्ल पक्ष जैसे ही शुरू होता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से लेकर पूर्णिमा तक अगर हम चंद्रमा को जल भी चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे, तब भी हमारा जो चंद्रमा है काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। बेसिकली है क्या कि हमारा अगर चंद्रमा हमारा ठीक है, हमारे लिए अनुकूल है, और किसी तरह अगर वो दूषित है तो हम उसको किस तरह से अनुकूल बनाएं, तो हमारा जो मन मस्तिष्क ठीक होगा और हम अवसाद से बचे रहेंगे। साथ ही साथ हम एक छोटा सा प्रयास रेगुलर कर सकते हैं, और वो छोटा सा प्रयास क्या है कि जब भी हम पानी पिएं उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी दे के अगर हम पानी पिएंगे, तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि पानी ही हमारे शरीर की नेगेटिविटी को निकालता है, शरीर की क्या हर जगह की नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक देता है। तो पानी हम प्रार्थना करके, ईश्वर का नाम लेके धीरे धीरे पिएंगे तो हमारी ऑरा क्लीन होती चली जाएगी, और धीरे धीरे हम इस अवसाद से, टेंशन से मुक्ति पा लेंगे, और हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, और चाहती हूँ कि आप और लोगों को भी मोटिवेट कीजिएगा कि अपने जीवन में वो खुश रहें, सुखी रहें, उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिले और उनके जीवन खुशियों से भरा रहे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आशा करती हूँ आप जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे।